Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कविता है? Yes, ठीक है। sir. क्या हुआ कविता? कुछ नहीं सर। ठीक है, आ गए हैं, काफी लोग आ गए हैं। मेरी बहन ही सबसे लेट आती है, पता सब लोगों को। आज जल्दी आ गई सर। अबे अब जाके आई है वो भी, बताना नहीं। ठीक है, चलता है। चलो, ये एक दिक्कत वो आ रही थी, क्या बोलते हैं, हिंदी वाली, है ना, इंग्लिश हिंदी के नोट्स की थोड़ा सा हाँ सर। करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के वो जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे मिल नहीं पा रहे हैं अभी। सर हमारे में जो इंग्लिश में आए थे वो भी डिलीट हो गए अपने आप। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, फिर से एक बार बता देना। दुकान नहीं खुल रही। तो जाके डब्बी ला के लगवानी हम बस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करके रखेंगे, वो तुम लोग खुद ही करना है ना। और आज जो पॉइंट्स सेंड करे थे वो, और जो अभी जो मैं ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें से तो 100 में से 1000% की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ कि इससे बाहर कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं जाने वाले, या इन पॉइंट के बाहर नहीं जाने वाले, है ना। तो ये जो अभी मैं सेंड करता हूँ, ये थोड़े से सब लोग ध्यान से देखा करना, है ना। चलो ठीक है, तो म्यूट नहीं कर रहा हूँ, खुला हुआ है सभी के लिए, तो आंसर भी करते जाना, है ना। ये 2-3 लोग बच गए थे। और नैना सीखा कविता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी है ना, पहला क्वेश्चन, ऑटो इकोलॉजी क्या है? चलो, इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देता हूं, इसमें 2 आंसर सही है। आवाज नहीं आ रही, बात अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, अब आ रही है? हाँ यस सर। हाँ, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी क्या है ना, और इसमें ना दरअसल 2 आंसर सही है, 2 आंसर सही है। पहला और तीसरा, सेकंड और थर्ड। गलत। सेकंड सर। 2 आंसर सही है। तीसरा और चौथा गलत है। तीसरा और तीसरा। पहला और दूसरा सही है। देखो, ऑटो इकोलॉजी में मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर जो जीवों के बीच में जो जैविक अजैविक कारक है उसके साथ का संबंध भी बता रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, विषम समष्टि का अपने वातावरण के साथ संबंध, है ना, और किसी एक जीव का अपने वातावरण के साथ संबंध, मतलब मेन जो है वो वातावरण के साथ संबंध ही हो रहा है ना। अब अगर हम समुदाय की बात करें तो समुदाय में क्या चीज हो रही है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑटो इकोलॉजी है उसका मतलब ये हो रहा है कि जो विपरीत कोई लक्षण वाले जीव है या जो अपोजिट जैसे कारक है उनके बीच में जो वातावरण से संबंध होता है वो ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर है इकोटोन। इकोटोन क्या है? सर फर्स्ट का आंसर सी होगा क्या? पहले का ए भी है और बी भी है, दोनों आंसर सही है इसके।
ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। एनसीईआरटी में दरअसल कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, कि जिनके 2 आंसर सही निकल जाते हैं, 2 लाइनें सही होती है, 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो फिर वहां पर खैर नीट वगैरह में ऐसा जब होता है तो वहां पे ये चीज रहेगी कि आपके पास ऑप्शन रहेगा, 4th ऑप्शन और कुछ रहेगा। है ना? चलो ठीक है। इकोटॉन, इकोटॉन क्या है? चौथा, फोर्थ फोर्थ वाला। सर सी नंबर का। हाँ, सी सी नंबर वाला। है ना, सी। 2 समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, मतलब ये है कि जैसे मान लो 2 सिटी काउंट कर लो या 2 डिस्ट्रिक्ट देख लो, है ना, तो उनके बीच का जो स्थान है, वो वाला स्थान क्या कहलाता है? इकोटॉन है। इसी तरह 2 समुदाय जहां पर रह रहे हैं, वो वाला स्थान क्या कहला रहा है? इकोटॉन। और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक समुदाय ना हो। हर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक समुदाय उपस्थिति रहते हैं ना। फिर जीवमंडल, जीवमंडल है, क्या है जीवमंडल? डी आएगा। हाँ, डी है। और सुनो, अपने आंसर काउंट करते चलना है ना। सर सी आएगा। डी है, डी। ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित प्राणियों से निर्मित जो भौतिक वातावरण के साथ अंतर क्रियाएं करते हैं, वो जीवमंडल होता है। ठीक है। जीवमंडल में देखो, जब तक जैविक कारक शामिल नहीं होंगे तब तक वो जीवमंडल नहीं कहलाएगा, है ना। और इसमें क्या चीज हो रही? अजैविक घटक हो गए, जैविक घटक हो गए, पारितंत्र हो गए, ये सारी चीजें शामिल होती है। ठीक है। फिर है चौथा, पारिस्थितिकी कर्म स्थल या इकोलॉजिकल निषेच, निषेक है, कौन सा है? कौन सा है इसमें? इकोलॉजिकल या वो निकेत क्या है? निकेत पर बता दो तो भी यहाँ पता चल जाएगा। निकेत बी। सी है इसका भी। ठीक है। समुदाय के अंदर किसी प्रजाति की भौतिक स्थिति व क्रियात्मक भूमिका, है ना, मतलब वो स्थान जहां पर उसको अपने लिए जो एक विशिष्ट वातावरण या कंडीशन चाहिए, वो स्थान निकेत कहला रहा था। ठीक है। और एक निकेत में ना एक ही जीव रह सकता है ना। और एक आवास में ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जीव रहे या एक ही तरह का समुदाय रहे, है ना। हमेशा आवास में 2 या 2 से अधिक समुदाय रह सकते हैं। ठीक है। एलन का नियम, ये तो सुबह बताया था, इसमें किसी ने गड़बड़ नहीं करना। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। छोटे कान छोटे पाद, डी वाला। छोटे कान डी। ठीक है। डी वाला। ये इसका आंसर है। एलन का नियम सुबह ही बताया था कि जो उपांग वगैरह रहते हैं, शरीर के बाहरी चीजें थी, वो सब कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। फिर है अंश प्रति हजार में मापी गई समुद्र की लवण सांद्रता है। डी। हाँ, ये डी है। 30 से लेके 35,000 मीटर, है ना, प्रति अंश हजार, है ना। ठीक है। उसके बाद ये लवणता नापने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वहां पे जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, उसको वो पर क्यूबिक में कितने उपस्थित है, वो चीज देखते हैं। और अंश, वो हमने अक्षांश और देशांतर देखी थी कि एक अक्षांश देशांतर के बीच में जो स्थान है, उसमें कितने वहां पे लवण वगैरह उपस्थित है, वो चीज देख लें। ठीक है। उसके बाद है सातवें में उष्णकटिबंधीय वनों के निर्माण के लिए आवश्यक औसत वार्षिक तापमान को औसत वार्षिक अवक्षेपण होना चाहिए, मतलब कितनी बारिश होना चाहिए और क्या टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, ए वाला। फर्स्ट वाला। हाँ, ठीक है। 18 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हमने देखा है पौधे वगैरह अच्छे से वृद्धि करते हैं। और 150 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होना चाहिए, है ना। ठीक है। 8वां है, निम्न में से कौन से वन पौधे भूमि पर प्रकाशीय स्थिति को नियंत्रित करते हैं? कौन से करते हैं? जल्दी, इसका तो 10 सेकंड में चाहिए आंसर। 10, 9, 8, 4, 3, सी, है ना।
लंबे वृक्ष नियंत्रित करते हैं ना। कैसे? अगर लंबे वृक्ष है तो दरअसल क्या हो रहा है, जब जंगल बन रहा है कहीं पे भी या वन क्षेत्र है तो वहां पे छोटे छोटे माइक्रो इकोसिस्टम बन जाते हैं ना, छोटे छोटे पारितंत्र बन जाते हैं, जिसके कारण अब वो प्रकाश की अगर बहुत ज्यादा, जैसे मान लो अगर हमने छोटी घास लगी हुई है जंगल में, उसको अभी शायद ये क्वेश्चन भी है आगे कहीं, है ना। अरे हाँ, ये अगला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा तुमको। 9th का आंसर दे दो, इसका आंसर अपने आप मिलेगा। 9th क्वेश्चन का आंसर दो, जो अभी मैं बता रहा था उसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। सी वाला, सी वाला, ये है सी। सी वाला। सी कैसे हुआ? देखो, जब वो माइक्रो इकोसिस्टम बना रहे हैं, है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, उसके लिए एक अलग से परिस्थितियां हो जाती है। जैसे अब छोटी घास हो गई, वो घास वन में कैसे है, बड़े लंबे लंबे पेड़ है, तो जो पूरा लाइट है या हमने लाइट है तो वो पूरी तरह से जमीन पे नहीं आ पा रहा है, कम उसकी तीव्रता वाला ही पहुंच पा रहा है, तो जो छोटे पौधे हैं वो आसानी से जीवित रह पा रहे हैं। लेकिन जब हम उन पौधों को किसी पार्क या गार्डन में या हमने मैदान में लगा दिया तो डायरेक्ट जो सनलाइट आ रही है वो उस पौधे के ऊपर पड़ रही है ना, तो उसकी डेथ हो जाना है। हमने देखा ना, ये जैसे छोटे और नाजुक जो पौधे रहते हैं, अगर उन पे दोपहर की धूप पड़ जा रही तो वो शाम तक कैसे मुरझा जाते हैं। लेकिन अगर वो बड़े वृक्ष की छाया में है या छाया वाला स्थान है वहां पे, तो वो ऐसा नहीं होता है ना। तो वो जो माइक्रो इकोसिस्टम बना था वहां पे वो नष्ट हो जाता है उसका, और वो जो छोटी वाला जो पौधा है वो नया माइक्रो इकोसिस्टम बना नहीं पाता है दूसरी जगह पे, जिसके कारण अब क्योंकि वहां पे वो चाहिए थी ना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए कोई, लेकिन हमने खुले मैदान में रख दिया तो वो पौधे के लिए वहां कोई नियंत्रित करने वाली कारक ही नहीं है, तो वो पौधे की मृत्यु हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अगला, यदि किसी पूल में उपस्थित 50 पैरामीशियम की समष्टि एक कितने टाइम में दिया है, 1 घंटे में बढ़कर 150 हो जाती है तो समष्टि में वृद्धि दर क्या होगी? इसका आंसर है, नहीं आ रहा समझ में। हाँ बता रहा, देखो यहाँ पे क्या वो कर रहा है, समष्टि की दर निकालना है कि वो कितनी तेजी से वृद्धि कर रहा है। तो जैसे पैरामीशियम है तो यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, 150 बना रहा है ना, लास्ट में क्या रिजल्ट निकल रहा है 150, और स्टार्टिंग में कितने थे, सिर्फ 50 थे, तो इज इक्वल टू में क्या आ गया 100। ठीक है, क्योंकि हम उसको पर आवर्स के हिसाब से निकालेंगे, है ना, तो हमको इतना मिल जाएगा कि 100 पैरामीशियम पर घंटे मतलब पर आवर्स बन रहा है। ठीक है, उसी के लिए फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर का ही सेंटेंस लेना है। माइनस सर, इसमें माइनस क्यों किया, कोई सा फॉर्मूला है क्या? हाँ, यहाँ पे जो लास्ट में जो जनसंख्या घनत्व है उसको पहले में से घटा देंगे तो जनसंख्या की वृद्धि दर आ जाएंगी। जैसे वो कल हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ में क्या चीज करी, यस सर, ये ऐसे ग्राफ बनाया था हमने कि यहाँ ये था और स्टार्टिंग से यहाँ से वो ऐसे ऊपर बढ़ रहा था और यहाँ तक पहुंचा था, तो यहाँ पर उन जीवों की संख्या और यहाँ पर जीवों की संख्या को हम घटा दे रहे हैं, मतलब लास्ट वाला जो उसका डेंसिटी है वो और स्टार्टिंग की डेंसिटी को घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास दर निकल जाएंगी कि कितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं ना। ओके सर। ठीक है, ऊपर वाले ही क्वेश्चन पे नीचे वाले का भी आंसर करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, वर्णित किए, मेरे को दिख नहीं रहा, एक सेकंड यार, यदि पूर्व में देखिए समष्टि के लिए प्रति जीव प्रति घंटे की दर से जन्म दर का प्रतिशत क्या होगा, है ना, तो जन्म दर का यहाँ पे उसका प्रतिशत भी निकालना है, तो जन्म दर का सूत्र क्या है? पता ही नहीं है। एक निश्चित समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, हाँ, वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। एक निश्चित स्थान पे निश्चित समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, तो उसकी हमको सर 50 आएगी क्या?
नहीं, इसका आएगा जो जन्म दर उसने परसेंटेज में बोला है, तो क्या होंगी? सर 200। 200। देखो क्या चीज हो रही, जन्म दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो इन दोनों को ना 150 और 50 को हम क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देंगे, प्लस है ना? क्योंकि हमारे पास वृद्धि दर थी, वृद्धि दर 100 थी, और जो स्टार्टिंग में थे वो कितने थे? 50 थे, और इंटू 100 करते हैं हम, जन्म दर निकल जाएंगे। यहाँ एक मैं छोटा सा शायद करके बता दे रहा हूँ। ये 100/50 है, और उसमें हमको इंटू करना है 100 का, तो ये इज इक्वल टू में 200 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे? परसेंट में। ठीक है, इसका सॉल्व है मेरे पास, मैं वो सॉल्व भी सेंड कर दूंगा शायद, मतलब मैंने रफ किया था। सर हाँ सर आप ये नोट्स सेंड करोगे ना? हाँ, ये सेंड करूंगा। चलो अगला, किसी समष्टि में वृद्धि जीव की तुलना में युवा जीवों की संख्या अधिक है, कुछ वर्षों बाद समष्टि की स्थिति क्या होंगी? क्या होंगी समष्टि की स्थिति? बढ़ेगी। बढ़ेंगी। बढ़ेगी सर। बढ़ेंगी, है ना? देखो जो हमने वो तीन भाग में बांटा था, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, जैसे वो अभी हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में हमने क्या चीज करी थी कि यहाँ पर ये ग्राफ चल रहा था हमारा, और यहाँ से जीवों की संख्या ये थी। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव वाले जीव अगर ज्यादा हो गए तो क्या होने लगे, जब ये वाली कंडीशन में, तब तक क्या है, वो सब प्री रिप्रोडक्टिव। जैसे यहाँ पे लॉग फेज खत्म हो रही, वो क्या आ गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, तो वो प्रजनन करेंगे तो संख्या क्या होने लगी उनकी, बढ़ने लगी, तो बढ़ने समष्टि का लगती है। आकार भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलो अगला। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में टाइगरों की गणना के लिए निम्न पैमाने का उपयोग किया जाता है। किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? हाँ? केवल पदचिन्ह। नहीं, दरअसल देखो जो शेर रहता है ना, शेर के लिए क्या रहता है, वो अपने एक निश्चित क्षेत्र भी बना के रखते हैं ना, और वो उस क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना स्टूल पास करते रहते हैं। और दूसरी चीज ये हो गया कि अब तो ये देखो, ये चीज, ये वाली गणना, इसका आंसर ना बी है, पद चिन्ह। और जो सारे बाघ रहते हैं उनके, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे उनके थोड़े थोड़े उनके भी अंतर रहते हैं। साथ में जो स्टूल पास कर रहा है वो, उसका भी जो स्पेसिमेन रहेगा वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम बाघों की संख्या इस आधार पे काउंट कर सकते हैं, उनके स्टूल और उनके जो पैर के निशान है उसके आधार पे। दूसरी चीज, अभी जो करंट में हो रहा है, ये वाली गणना नहीं करते, अभी कैमरा लगा दी और सीधे देख ले रहे हैं। ठीक है, इतनी हेडेक नहीं पालना है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी स्थिति किसी दिए गए आवास में समष्टि के घनत्व को आवश्यक रूप से कम करेंगी? समष्टि घनत्व को कम करने की बात हुई है। सी वाला। ठीक है, समष्टि घनत्व, मृत्यु दर और उत्प्रवासन। हाँ, सी सही है, सी सही है। सर कैसे हैं? बता रहा ना, देखो वो क्या बोल रहा है, समष्टि घनत्व को आवश्यक रूप से कम करेंगी। देखो अगर जन्म हो रहा है, अगर जन्म दर अधिक है, तो हमने एक अभी वो एक डायग्राम देखा था जिसमें क्या लिखा था, मैं बता रहा कैसा था, वो चौकोर वाला था, और इस साइड में यहाँ पे बर्थ रेट थी, दूसरे साइड में, इस साइड में यहाँ पे डेथ रेट थी, ऊपर यहाँ पे इमिग्रेशन था, और एक साइड में यहाँ पे इमिग्रेशन था, है ना। अब बर्थ रेट, अगर जन्म ज्यादा हो रहा है और कोई जीव आ रहा है, तो क्या चीज हो रही है, समष्टि का घनत्व बढ़ जा रहा है। तो सेम वही चीज, अगर यहाँ पे जन्म दर अधिक है, मतलब समष्टि घनत्व बढ़ेगा, और यहाँ पे वो कम करने के लिए बोल रहा है ना, तो कम करने वाली कंडीशन क्या है, एक डेथ रेट है, और एक कंडीशन है कि उत्प्रवासन, एक अप्रवासन। अप्रवासन मतलब जीव का समष्टि में आना, और उत्प्रवासन ऊ से याद रखो, उड़ जाना, एग्जिट हो चले जाना। ठीक है, चलो अगला, एक प्रोटोजोआ प्राणी द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। 6 पीढ़ियों के पश्चात प्रोटोजोआ प्राणी की समष्टि की संख्या क्या होगी? 6 पीढ़ी बाद बोला है उसने, तो 6 पीढ़ी बाद, और देखो द्विखंडन भी बोल दिया है। सारी चीजें क्लियर, क्वेश्चन में ही उसने आंसर बता दिया है। अब बताओ, 10 सेकंड में आंसर चाहिए इसका।
10 32 9 32 8 7 32 सर डी बी वाला सर सी। सी। देखो कैसे, पहले ये 2 हुआ, 2 को विभाजित करे तो 4 हुआ, 4 से क्या सर होगा? सॉरी 64 हाँ सी 64, मैंने थोड़ा गलत कर लिया। 16 और 2 की 16 पावर से 6 32 और 32 से हो गए 64। और ये इसकी छठवीं पीढ़ी है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड जी फोर्थ, सर। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6। सर 2 की पावर 6 ना आए ऐसा करेंगे ना। हाँ 2 की पावर से, ठीक है। ठीक है, अगला ये भी हुआ है, वैसे ही है 4 घातांक की। देखो और एक चीज, वो जो हमने लॉजिस्टिक वृद्धि ग्राफ बताया था ना, उसमें दरअसल क्या हो रहा है, एक हमको सूत्र भी देखना था कि कोई भी समष्टि अगर वृद्धि कर रही तो वो कैसे कर रही है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये सूत्र हमको देखना था उसमें, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो r इज इक्वल टू क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है उसकी, है ना। n इज इक्वल टू यहाँ पर है कि कितनी समष्टि का आकार क्या है, मूल रूप से पहले कितनी है समष्टि, है ना। फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू समय है ना। तो यहाँ पर जब हम इसके मान रखेंगे तो वो क्या बोल रहा है, वर्ष 2005 में 14 मिलियन लोगों में से प्रत्येक के लिए उस वर्ष के दौरान 0.028 जन्मे और 0.08 मर गए, ठीक है। चर घातांकी समीकरण का उपयोग करते हुए 2015 में उसकी आवृत्ति निकालो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास आर नहीं दिया हुआ है ना, तो आर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर इज इक्वल टू जाएगा 0.028 माइनस 0.008 हो सर जाएगा। इसमें निकालना क्या है। इसमें उसकी अनुमानित संख्या निकालना है, मतलब हमको आर निकालना है, दर निकालना है ना। हाँ तो हमारे पास आर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उसको अब जो क्या दिए, पहले की जो जन्म दर दी हुई है और उसकी मृत्यु दर दी हुई है। तो जन्म दर और मृत्यु, देखो हमने समष्टि की अगर साम्य के या समष्टि साम्य निकालते हैं हम, या वृद्धि दर निकाल रहे थे अभी, तो हमने कैसे निकाली थी, एक प्रारंभिक स्थिति ली थी और एक लास्ट स्थिति ली थी। और लास्ट वाली में जैसे क्या किया था, प्रारंभिक वाली हम घटा दे रहे थे। यहाँ पर क्या दी हुई है, हमारे पास जन्म दर दी हुई है और मृत्यु दर दी हुई है। तो इन दोनों का अगर हम अंतर वो घटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो संख्या आ जाएंगी वो उसकी दर आ जाएंगी, या जो समष्टि की जो संख्या है वो आ जाएंगी कि 2015 में कितनी है। और ये कितनी दी हुई है, 2005 की दी हुई है। और अब यहाँ पे एक और चीज आता है, चर घातांकी में बढ़ती है बोलते हैं, चर घातांकी में बढ़ता है। जैसे वो लॉजिस्टिक वृद्धि ग्राफ जो था वो क्या हो रहा था, चर घातांकी में बढ़ रहा था। इसका मतलब ये चीज हो रही थी कि जो समष्टि की वृद्धि हो रही है वो कैसे हो रही थी, उसकी पावर में हो रही थी, 2 की पावर में हो रही थी। तो यहाँ पर जब हम भाग दे रहे हैं तो उसका क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है, ठीक है। जो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.2 आ रहा है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है DN दिया हुआ है ना, ये 14 मिलियन जो पहले की समष्टि है, मतलब 2005 की। तो अब इसको क्या कर देना है, इसके साथ में इंटू कर देना है 0.2 के साथ में, तो ये हो जाएंगी 0.28 मिलियन। और उसका जब हम मिलियन में कैसे, हाँ उसका भाग दे देंगे कि कितने समय में वो हुई है 100 का, तो हमारे पास आ जाएंगे 117 मिलियन। अगर इस वाले में कितने का भाग देना है, भाग 100 का दे देंगे तो आ सर जाएगा। 2.8 आया। हाँ 2.8 आया, 2.8 आया ना। अब 2.8 हाँ सर के लिए हमको सापेक्षित समष्टि भी निकालना है, मतलब पहले उसका 0 हटाना है, और 0 हटाने के, वो दशमलव हटाने के लिए हम नीचे वो कर देते हैं ना, भाग, हाँ भाग दे देते हैं। 28/100। तो फिर वहां पर क्या आ सर जाएगा, क्या हमारे करें, पास 14 + 2.8 आ जाएगा, और फिर उसको हम अपॉन वो भाग दे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वो टोटल 17 मिलियन। मैथ्स के कैलकुलेशन बड़े हो गए। सर एक मिनट थोड़ा एक बार और बोलिए।
सर 28/100 आया, जिसके बाद क्या करें? 28 + 14 भी करना पड़ेगा। प्रारंभिक ये स्टार्टिंग की जो समष्टि है वो, और फिर ये जो हमने निकाली है वो। सर 42 आया, 42। 42 आ गया। सर आपने ही तो बोला 28 28 प्लस प्लस 17 कितना करना था प्लस? 17 मिलियन आ रहा था। अरे कैलकुलेशन वाला इसको थोड़ा सा वो कर दो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैंने मैथ्स बहुत ही ज्यादा वो की है। मैं इसका सॉल्व करके फिर बता दूंगा, ठीक है? कल मॉर्निंग में बता सर आप वो सर, स्क्रीन ले लेना, वो स्क्रीन। क्या? सर फॉर्मूला बता देना इसका वो। हाँ फॉर्मूला कैसे? बता सकता हूँ ना। फॉर्मूला इसमें लगाना है वो, अभी जो यहाँ पे लिखा था ना, RN = dN/dt। सर मुझे यही पता नहीं DN क्या है, D DT और R क्या कौन है, सा है। RN। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करके ही ना मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। मैंने जो सॉल्व किया था मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक है, मैं सॉल्व करके फिर भी डालूंगा, ठीक है? 8 नहीं 9 बजे तक डालूंगा, टाइम चाहिए। जी सर। चलो चलो अगला। अगला क्या है? ओमेंसलिज्म। हाँ, ओमेंसलिज्म दो प्रजातियों के मध्य एक ऐसा संबंध है जहां पर क्या होता है? सर ये इसका हिंदी मीनिंग बताइए ना, ओमेंसलिज्म का। ओमेंसलिज्म का हिंदी मीनिंग मतलब ये होता है कि जहां पर क्या बोलना चाहिए, दोनों ही जीवों को लाभ हानि कुछ भी नहीं होती है, ना लाभ होता है ना हानि होती है, लेकिन फिर भी वो साथ में रहते हैं। डी। तो डी वाला फिर। हाँ डी वाला। डी वाला। हाँ, डी। ठीक है ठीक है। अगला क्या है? क्या? डी। ये वाला डी डी डी, ये वाला तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगला भी नहीं बताऊंगा, देवाल और कबक्सी। ठीक है? सी वाला सर। ठीक है। सी। हाँ, उसके बाद अगला भी पता होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सर चंदन चंदन। ठीक है, चंदन की लकड़ी। लास्ट, कौन सा सजीव अपने जीवन काल में सर केवल केले। एक ही बार लैंगिक केले का पौधा। का पौधा। काय सर का ए। ऑप्शन पूरे ही नहीं दिख रहे। केले का पौधा। सर डी। टमाटर टमाटर है। अरे केला तो अनिषेक जनन का उदाहरण है ना, पार्थिनोजेने उसका है ना वो। हाँ हाँ केले का तो पार्थिनोजेनेसिस। होता ही नहीं है। हाँ, पार्थिनोजेनेसिस। वो होता ही नहीं है उसमें तो। आम यूकेलिप्टस का यूकेलिप्टस में होता है, होना वैसे दूर है अपने अपने हमेशा घर। हो जाता है। और ये देखो, यूकेलिप्टस का पौधा, नीलगिरी का पौधा बहुवर्षीय पौधा है। सर फिर टमाटर कैसे हुआ? टमाटर टमाटर सिर्फ एक ही बार लैंगिक प्रजनन करता है। यस। ठीक है, चलो अब मेरे को ये बता दो कि कितने लोगों के कितने आंसर सही आए। टमाटर इसलिए क्योंकि ये एक वर्षीय पौधा है, बाकी सब बहुवर्षीय पौधे हैं। ओके सर। देखो, कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो ना, तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि वो आंसर क्यों आया है ना। सर मैंने टिक नहीं लगाया, मैंने कितने सही किए। बेटा मैंने बोला था कि काउंट करो। मैंने भी नहीं लिखी। मैंने सुना ही नहीं सर ना, आवाज नहीं आ रही थी, हमारे इधर बारिश हो रही थी। मॉर्निंग में भी बोला था। अच्छा चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने काउंट करे वही बता दो कितने ने किए। 20 सर 12। जिसके 60 के ऊपर है, विद माइनस मार्किंग अगर कर दो तो। 7 के ऊपर तो वैसे ही होंगे हमारे। 60 के ऊपर है जी सर। 60 के ऊपर है सर 7 के ऊपर है। हाँ, वसुंधरा है ना ये। यस सर 13। 13 सही है।
ठीक है, बढ़िया है। और चाहिए 15 के ऊपर जब सही रहेंगे तब नीट के लिए दम मार पाओगे। और जो जीएनटी वाले हैं उनके लिए तो मतलब ठीक ठीक स्कोर है, पर और ज्यादा अच्छा चाहिए, और ज्यादा इसमें चाहिए, है ना। अब दूसरी चीज ये आती है कि ये जो मैं एनसीईआरटी वाली बोल रहा हूँ ये, और वो जो पॉइंट्स भेज रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वो पॉइंट्स बिल्कुल मिस मत करना। और कभी भी मैं काफी टाइम सिर्फ मतलब ज्यादा लंबा नहीं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बस कुछ पॉइंट्स बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर रिकॉर्ड करके रख रहे हो तो भी अच्छी बात है, बाद में उनके नोट्स बना लो, कम से कम पॉइंट्स याद होना ही होना चाहिए, है ना। और क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव या जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ इनके ऊपर मैं 100 में से 1000% की गारंटी ले रहा हूँ कि यही ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग आना ही है। बहुत कम चांसेस रहेंगे कि ऐसे ये ना नहीं आएंगे, है ना। सारे लोग ये चीज अच्छे से याद रखो। अब 8 मिनट और है 10 मिनट है अभी, और वैसे आगे और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको क्या हो गया। हाँ, ये अब बाकी के ऑब्जेक्टिव मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। ये जितने 20 थे ये एनसीईआरटी के थे, तो इतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दिए। अब जो बाकी है वो तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जी सर। और ये जैसे कुछ टर्म आई थी बीच में, है ना, इस चैप्टर में जो टर्म्स आई थी वो सारी टर्म्स यहाँ पे डाल दिए। तो ये एक बार अच्छे से पहले पढ़ लेना। अब बाकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले ये पढ़ लेना, ठीक है। इतनी में से सर कम से हिंदी कम हिंदी हिंदी के लिए 1 मिनट रुको यार बेटा, हिंदी शायद ही है मेरे पास, हिंदी का नहीं है ये, हिंदी की टर्म नहीं है, हिंदी वाली टर्म नहीं है। ये इसमें एक रुको 1 मिनट कर रहा हूँ। इसमें कामिनी है क्या? कामिनी है? अरे कामिनी, ठीक है कामिनी है, मैं उससे मांग लूंगा। उसके पास एक बुक है जिसमें ये हिंदी टर्म दी हुई है, ठीक है, मिल जाएंगे, है ना। जब ये कामिनी बेटा वो सेंड कर देना एडवाइजर में से जो पीछे जो ये ऐसी टर्म दी हुई है ना, तो बाकी लोगों को भी हम सेंड कर देंगे। सर यही याद करना है ना वो? हाँ, ये इतने इतने तो याद रखना ही रखना है ना। और वो जो अभी हिंदी वाले सेंड करवा दूंगा ना, वो याद कर लेना। कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही बनेंगे। ओके सर। ठीक है सर लेकिन ये तो सारा इंग्लिश है, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यार, तो ठीक है ना, मैं हिंदी वाले भी कर रहा हूँ, है ना, हिंदी वाले भी करवा दूंगा। पर देखो कोशिश करो बेटा कि इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या? प्रेरणा होगी शायद। कौन? सर प्रेरणा। प्रेरणा? शायद नहीं है, शायद वो अभी तो अभी नहीं होगी, लेकिन प्रेरणा है। प्रेरणा है तो अच्छी बात है। देखो आगे चल के सारी चीजें इंग्लिश में होना है, तो इंग्लिश वर्डों पे ध्यान देना चालू कर दो। जी सर। चलो ठीक है, खैर इतने ही ऑब्जेक्टिव थे। अगर किसी को कुछ दूसरी चीजें बोलना है तो वो बोल दो, या तो फिर आज के लिए ठीक है, आज थोड़ा सा मेरे को भी काम है। यहीं पे क्लास खत्म करें? ओके सर। ओके सर। सर वो एनएलसी वाला कल स्टार्ट करोगे क्या? कल हम वो इकोसिस्टम वाला यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। उसमें वो सब क्या फूड चेन, फूड नेट, है ना, हाँ सर। ट्रॉपिक लेवल वगैरह वो सारी चीजें देख लेंगे। वो छोटा टॉपिक है, बस ध्यान से उसको सुनते जाना। उसकी तो स्लाइड एक बन जाएंगी, अच्छी है वो टॉपिक, बहुत बढ़िया है, इजी समझ आ जाएगा। और वो पढ़ा हुआ भी है ना, उसमें जनरल जनरल आ जाएगी। सर आप जो मेन टॉपिक बोला करो सर। हाँ सर जो मेन टॉपिक बोला करो ना, वो थोड़ा हिंदी में बोल दिया करो, हमें समझ में आ जाए करे। हिंदी मेरा उच्चारण बहुत गड़बड़ हो जाता है। हिंदी तो जैसा भी हो वैसा हम समझ लेंगे। ठीक है, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि हिंदी में मैं अटक जाता हूँ। हाँ सर ठीक है, हम समझ जाए करें।
ठीक है, अब से कर लिया करूंगा। हाँ, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ लगता है, अगर कभी कोई इंग्लिश वर्ड भी निकल जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या करना, नोट करके रख लेना और उसको फिर बाद में मैसेज में उसका मीनिंग पूछ लिया करना, या फिर तुरंत में भी अनम्यूट करके तुरंत रोक के पूछ लेना। ठीक है, ओके सर। इस चीज के लिए मेरे साइड से हमेशा छूट है कि 1 मिनट रोक लो और इंग्लिश जो वर्ड निकल रहा है उसका हिंदी मीनिंग पूछ लो, है ना। अगर पता रहेगा तो जरूर बताओ। चलो तो फिर ठीक है, मॉर्निंग में 10 o'clock मिलते हैं, है ना। टाइम पर आ जाना, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ 1 मिनट में वेट बहुत होता है। और ये ऑब्जेक्टिव सेंड कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा सारे लोग देख लेना। सर वो पहले वाले नोट्स भी सेंड कर देना। पहले वाले किए हैं ना, मैंने ग्रुप में कर दिया था ना। सर वो अपने आप डिलीट होगा मेरे में। ये कविता की इसमें ना, तो आप एक ना बेटा वो कर देना, मेरे को एक अलग से मैसेज छोड़ दो तो मैं फिर से कर दूंगा सेंड। वैसे मैंने अभी कर दिया था शायद थोड़ी देर पहले कविता। सर वो मैंने मैसेज किया था तो आपने किए थे, तो मैं डाउनलोड करने रख के गई थी, फिर बाद में वो डिलीट ही हो गया अपने आप। अच्छा, ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ और कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। किसी और को कोई दिक्कत है? यस सर। क्या क्या मामा? नहीं है। कामिनी है कि इसने मोबाइल चालू करके भर रख दिया, इसने एक भी आंसर नहीं करे हैं। ये जो लास्ट में 5A482E4 जो है, ये अपना नाम बताएंगे क्या? 2 ही लोग इसमें बिना नाम वाले हैं। चलो ठीक है, बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, मॉर्निंग में मिलते हैं। सर मैं ही हूँ, वसुंधरा हूँ सर। अच्छा, तो बट वो मेरा नाम बार बार हट जा रहा है उसमें। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। एक और कोई बचा फिर, C0864C88। नहीं आवाज आ रही है, तो चलो ठीक है, हो गया। ठीक है, कल मॉर्निंग में मिलते हैं 10 o'clock। टाइम पर आ जाना सारे लोग, है ना। हम वेट नहीं करेंगे, सीधे ही चालू करेंगे, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। अगर ये मेरी क्लास में सच में होते तो बहुत चिल्लाती।